हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है दिव्येश और आप देख रहे हैं डीकेट इंजीनियर्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप एक न्यू स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को लोकल आईडीई में सेटअप कर सकते हो एंड हाउ यू कैन रन इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, लेट्स क्रैक द कोड। Let's start. Please do like and share this video and subscribe to our channel. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि पैकेज का क्या कन्वेंशन होता है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में। In a Spring Boot project, the most common package convention is to follow the domain-driven design or the package by feature approach. ये लॉजिकल कंपोनेंट्स एंड फंक्शनलिटीज के बेसिस पर पैकेजेस को ऑर्गेनाइज करता है एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को मेंटेनेबल एंड मॉड्यूलर बनाता है। मैं इन सारे पैकेजेस को एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपको पैकेजेस के बारे में बता देता हूं कि पैकेज होता क्या है। जो प्रोजेक्ट हमने स्प्रिंग इनिशियलाइजर में क्रिएट किया था उसमें एक पैकेज बना हुआ था। क्या था वो? form.dkage engineers देन एप्लीकेशन नेम स्प्रिंग बूट बेसिक्स। तो ये एक्चुअली में होता कैसा है, उसके लिए सबसे पहले आपको इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी पर जाना होगा और देखना पड़ेगा कि पैकेज होता क्या है। जैसे ही मैं मेन में जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा के अंदर मुझे मिलेगा कॉम नाम का फोल्डर, देन डीकेज इंजीनियर्स नाम का फोल्डर, देन हमारा जो एप्लीकेशन नेम था स्प्रिंग बूट बेसिक्स उस नाम का फोल्डर मिलेगा। तो पैकेज एक नेम स्पेस होता है या फिर आप उसे एक फोल्डर भी कह सकते हो जिसके अंदर हम जावा क्लासेस एंड रिसोर्सेस, स्टैटिक फाइल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पे डोमेन नेम का रिवर्स है com.example, देन सेकंड है com.example योर एप्लीकेशन नेम। सो ये दो पैकेजेस से आप लोग वाकिफ हो। com.example जो है ये हमारे प्रोजेक्ट का रूट पैकेज होता है एंड com.example.application ये कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी का, और उसी का कॉम्बिनेशन से ये पैकेज नेम जनरेट होता है जब हम लोग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसी com.example.application के अंदर हमारा मेन क्लास भी होता है स्प्रिंग बूट का, जो कि एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। ये दोनों एक टाइप का रूट पैकेज ही होगा। नेक्स्ट जितने भी पैकेज होंगे वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करोगे, जैसे कि कंट्रोलर, सर्विस, एंटिटी, रिपोजिटरी, एक्सेप्शन। ये आपके नीड के हिसाब से आप इसको अपने प्रोजेक्ट पे क्रिएट करोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्प्रिंग बूट बेसिक्स के अंदर एक कंट्रोलर नाम का पैकेज क्रिएट किया है और उसके अंदर एक क्लास भी बनाया है। तो कंट्रोलर पैकेज होता क्या है? इनसाइड द कंट्रोलर पैकेज आप उन सारे क्लास को क्रिएट करोगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सर्विस। इस पैकेज के अंदर आप उन सारे क्लासेस को क्रिएट करोगे जिसमें आप अपने एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक एंड डेटा प्रोसेसिंग को हैंडल करोगे। एप्लीकेशन का कोर फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्विसेज क्लास ही रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी पैकेज। ये पैकेज यूजुअली हम डेटा मॉडल क्लासेस को रखने के लिए बनाते हैं। एंटिटी क्लासेस को हम लोग डेटाबेस टेबल से मैप करते हैं JPA एनोटेशंस का यूज़ करते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने डेटाबेस टेबल का जो एट्रीब्यूट्स होता है उसको जावा के फॉर्म में अगर बनाना चाहते हो तो आप एंटिटी पैकेज के अंदर एंटिटी क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिपोजिटरी पैकेज। रिपोजिटरी पैकेज स्प्रिंग डेटा रिपोजिटरीज के लिए यूज़ होता है जो कि डेटाबेस इंटरेक्शन को हैंडल करता है। रिपोजिटरीज डेटा एक्सेस एंड मैनिपुलेशन के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर को प्रोवाइड करता है। रिपोजिटरी क्लास में आप नेटिव SQL क्वेरी में लिखते हो तो वो सारे क्लास जिसमें कि आप SQL क्वेरी एंड डेटाबेस इंटरेक्शन को हैंडल करोगे उसे आप रिपोजिटरी पैकेज के अंदर लिखोगे। नेक्स्ट है एक्सेप्शन पैकेज। एक्सेप्शन पैकेज कस्टम एक्सेप्शंस एंड एरर को अपने एप्लीकेशन में हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। इस पैकेज के अंदर आप वो सारा क्लास लिखोगे जिसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे। और भी बहुत सारी पैकेजेस आप क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के नीड के हिसाब से, लाइक कॉन्फ़िग पैकेज, यूटिल पैकेज, सिक्योरिटी पैकेज। वही यहाँ पर लिखा हुआ है एज योर प्रोजेक्ट ग्रोज यू मे इंट्रोड्यूस एडिशनल पैकेजेस और सब पैकेजेस टू फर्दर ऑर्गेनाइज योर कोड एंड मेक इट मोर मैनेजेबल। Following a clear and logical package convention enhances the maintainability, readability, and scalability of your Spring Boot project. It also promotes modular development and makes it easier for developers to understand the application's structure and flow. ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप पैकेजेस से अपने कोड को सेपरेट करते हो तो उससे आपको काफ़ी स्पेसिफिकली पता चलता है कि किस पैकेज के अंदर हम किस टाइप का कोड को रखे हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ एनोटेशंस देख लेते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में आगे बढ़ने के लिए। फॉर बिगिनर्स इन स्प्रिंग बूट अंडरस्टैंडिंग सम बेसिक एनोटेशंस इज एसेंशियल एज दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग स्प्रिंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे एनोटेशंस होंगे जिसको हम जब कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो यूज़ करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग उसको जान लेते हैं।
तो सबसे पहला एनोटेशंस जो होता है वो @Spring Boot एप्लीकेशन एनोटेशन होता है। @Spring Boot एप्लीकेशन एनोटेशन किसी भी Spring Boot एप्लीकेशन का हार्ट होता है। ये 3 एनोटेशंस का कॉम्बिनेशंस होता है, @configuration, @enable auto configuration एंड @component scan। ये मेन एप्लीकेशन क्लास को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ एंटायर एप्लीकेशन में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन को इनेबल करता है। अगर मैं आपको इसे मेन जावा फाइल में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस मेन जावा फाइल में आपका @Spring Boot एप्लीकेशन एनोटेशन एडेड है। नेक्स्ट हमारे पास होता है @REST कंट्रोलर। @REST कंट्रोलर हम लोग कंट्रोलर क्लास में लिखते हैं। ये 2 एनोटेशंस कंट्रोलर एंड रिस्पॉन्स बॉडी का कॉम्बिनेशंस होता है। @REST कंट्रोलर किसी क्लास को रेस्टफुल वेब कंट्रोलर डिफाइन करने के लिए यूज होता है। रेस्टफुल वेब कंट्रोलर क्लास बेसिकली इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है एंड जो भी जेसन या XML रिस्पॉन्स होता है उसको डायरेक्टली क्लाइंट जैसे कि ब्राउजर्स को देता है जिसने रिक्वेस्ट इनिशिएट किया है। आप जो भी REST API लिखोगे वह @REST कंट्रोलर एनोटेशंस वाले क्लास के अंदर ही लिखोगे। REST API स्टेटलेसनेस को प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट का सर्वर को भेजा हुआ हर एक रिक्वेस्ट में वो सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो उसे रिक्वेस्ट को समझने एवं प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्टेटलेसनेस में सर्वर जो होता है वह क्लाइंट का प्रीवियस इंटरेक्शन का कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि सर्वर हर एक रिक्वेस्ट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है और वो रिक्वेस्ट के बीच में स्टोर हुआ किसी स्टेट या सेशन इंफॉर्मेशन पे रिलाई नहीं करता है। अगर आप इसे कोड में देखना चाहोगे तो यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाया हुआ है और यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशंस यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है @request मैपिंग एनोटेशंस। ये एनोटेशंस भी कंट्रोलर क्लास में ही यूज होता है एंड ये किसी मेथड के ऊपर API का पाथ एंड HTTP मेथड को डिफाइन करता है। अगर आप HTTP मेथड देना नहीं चाहते हो तो @request मैपिंग के जगह आप @get मैपिंग, @post मैपिंग, @put मैपिंग एंड @delete मैपिंग को भी यूज कर सकते हो। ये सारे एनोटेशंस भी API का URL एंड HTTP मेथड को डिफाइन करता है। अगर आप इसे कोड पे देखोगे इस फाइल पे देख सकते हो यहाँ पर @request मैपिंग एनोटेटेड है एंड इसके अंदर एक पाथ दिया हुआ है। यहाँ पर HTTP मेथड नहीं दिया हुआ है तो ये सारे HTTP मेथड पे वैलिड होगा। और गेट मैपिंग आप देख सकते हो यहाँ पर एक हेल्थ पाथ पे गेट मैपिंग एनोटेटेड है तो ये सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट एनोटेशन जो हमारे पास है वो है @AutoWired और ये एनोटेशन काफ़ी यूज़ होता है। @AutoWired एनोटेशन डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है। जब आप @AutoWired किसी फील्ड मेथड या कंस्ट्रक्टर पे अप्लाई करते हो तब स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली उस अप्रोप्रिएट बीन ऑब्जेक्ट को सर्च करता है और जहां पर आपने @AutoWired एनोटेशन लगाया है उस क्लास में रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करता है सो दैट आप उसे रन टाइम में यूज़ कर सको। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मेनली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेकंड सेटर इंजेक्शन एंड थर्ड फील्ड इंजेक्शन। इन तीनों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैं ये बता दे रहा हूँ। जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करेंगे देन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप इस इमेज पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे होता है। तो आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को इस इमेज पे देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के हेल्प से डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए हम उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर उस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी है और एक सर्विस है। तो रिपोजिटरी क्लास का डिपेंडेंसी को हमें सर्विस क्लास में इंजेक्ट करना है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माई सर्विस का एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और उस पर जो डिपेंडेंसी आ रहा है उससे हम इस क्लास पे रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट पे वो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है सेटर इंजेक्शन। तो सेटर इंजेक्शन भी सेम है, बस यहाँ पर हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हम लोग एक सेटर मेथड यूज़ कर देते हैं। बाकी सब सेम होता है। रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन उस पर उसका डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट होता है फील्ड एंड प्रॉपर्टी इंजेक्शन। ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक @AutoWired एनोटेशन लगाना है एंड वहाँ पर आपको जिस भी क्लास का डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दो। ऐसा करने से उस क्लास का डिपेंडेंसी इस पर्टिकुलर क्लास पे इंजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है @सर्विस एनोटेशन। @सर्विस एनोटेशन एक क्लास को एज अ सर्विस बीन मार्क करने के लिए यूज होता है। ये एनोटेशन यूजुअली उस क्लास में यूज होता है जहां पर हम अपने एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक को हैंडल करते हैं जो कि सर्विस क्लास में लिखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास @कंपोनेंट एनोटेशन। कंपोनेंट एनोटेशन स्प्रिंग बूट में सबसे जेनरिक एनोटेशन होता है और ये किसी भी स्प्रिंग मैनेज क्लास में यूज हो सकता है। ऑल द एनोटेशंस वेदर इट इज @component, @service, @repository एंड @controller
ये सारा कंपोनेंट स्कैनिंग एट स्प्रिंग बीन्स के ऑटो डिटेक्शन के लिए यूज होता है। हाउएवर कंपोनेंट इज अ मोर जेनरिक एनोटेशंस जिसको कि हम स्प्रिंग मैनेज कंपोनेंट पर यूज करते हैं, जबकि सर्विस एनोटेशन स्पेशली सर्विसेज क्लास को मार्क करने के लिए यूज होता है। सेम कंट्रोलर एनोटेशन स्पेशली कंट्रोलर क्लास को मार्क करने के लिए होता है, और सेम केस होता है रिपोजिटरी एनोटेशन के साथ भी। आप कंपोनेंट को यूटिलिटी क्लासेस, जेनरिक कंपोनेंट्स एंड वो सारे क्लासेस में फिट कर सकते हो जिसमें कि कोई स्पेसिफिक एनोटेशन यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सर्विस, रिपोजिटरी, कंट्रोलर। जहां पर आप श्योर हो कि ये कंट्रोलर क्लास है तो वहां पर आप कंट्रोलर यूज करोगे। ये रिपोजिटरी है तो वहां पर आप रिपोजिटरी यूज करोगे। जहां पर आप बिजनेस लॉजिक लिख रहे हो वहां पर आप सर्विस यूज करोगे। एंड इसको छोड़ के बाकी जितने भी क्लासेस होंगे, जो यूटिलिटी क्लासेस होंगे, जेनरिक कंपोनेंट्स होंगे, वहां पर आप कंपोनेंट एनोटेशन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है रिपोजिटरी एनोटेशन। रिपोजिटरी एनोटेशन किसी क्लास को डेटा रिपोजिटरी मार्क करने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली उन क्लासेस के साथ यूज होता है जिसमें कि आप डेटाबेस इंटरेक्शन करते हो, या फिर जहां पर आप एसक्यूएल क्वेरी के हेल्प से डेटा को रिट्रीव या डेटा को मैनिपुलेट करते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। यह इंडिकेट करता है कि यह क्लास बीन डेफिनेशन मेथड से, जो कि बीन से एनोटेटेड होता है, उसको कंटेन करता है। यह बीन वाले मेथड को स्टोर करता है टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर स्प्रिंग बीन्स। नेक्स्ट जो हमारे पास एनोटेशन है बीन एनोटेशन। बीन एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन क्लास में मेथड लेवल पे किसी बीन को डिफाइन या कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ये स्प्रिंग को इंस्ट्रक्ट करता है टू इंस्टेंशिएट, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज द ऑब्जेक्ट, जो कि मेथड से रिटर्न होता है एज अ स्प्रिंग बीन। एंड एट द एंड वन मोर एनोटेशन इज देयर, वैल्यू। वैल्यू एनोटेशन स्प्रिंग बीन्स में किसी प्रॉपर्टी फाइल्स या एनवायरनमेंट वेरिएबल से प्रॉपर्टी वैल्यूज को इंजेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है वह स्प्रिंग बूट का मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनोटेशंस है। ये आपको एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए। जैसे जैसे आप स्प्रिंग बूट में थोड़ा डीपर जाओगे, आपके सामने बहुत सारे और भी एनोटेशंस आएंगे जो कि एडिशनल फीचर्स एंड फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, और मैं आपको एक एक करके इनको बाद में एक्सप्लेन करते जाऊंगा जैसे जैसे वो यूज में आएंगे। इफ़ यू आर अ बिगिनर देन आई नो कि आपको बहुत सी चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप इन सारे एनोटेशंस को यूज़ करोगे देन आपको स्लोली चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपना पहला रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे, लेकिन बिना किसी डेटाबेस इंटरेक्शन के, जस्ट टू नो हाउ यू कैन मेक एन एपीआई। डेटाबेस इंटरेक्शन के साथ वाला एपीआई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल मैं जितना भी प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ वो सारा प्रेजेंटेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। अगर आपको वो प्रेजेंटेशन डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक और क्वेश्चंस फील फ्री टू लीव अ कमेंट। योर एंगेजमेंट मीन्स अ लॉट टू मी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Also subscribe to the channel and press the bell icon. Stay tuned for more videos.